हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसके संभावित प्रश्न को करेंगे। बेसिकली आपको पता होगा कि ग्रुप डी में विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो भी कंसेप्ट या फिर जो भी सिद्धांत जो भी फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना पिछले शिफ्ट में, या फिर जिसे दोबारा से पूछे जाने की संभावना है, उसको इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से सिलेक्ट करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। तो वीडियो को आप दोगुना स्पीड पे देख लीजिएगा, लेकिन ज़रूर देखिएगा क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट में ना इस वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिएगा, मैं अगले जब शिफ्ट का करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आया, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुध सूर्य के सबसे निकट होने के बावजूद सूर्य सबसे गर्म ग्रह क्यों है। बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है कि सूर्य जो है ना, तो सूर्य के सबसे निकट में बुध है, फिर भी शुक्र सबसे गर्म ग्रह क्यों है। तो आपने पढ़ा होगा ना कि जो बादल वाली रात होती है अपेक्षाकृत गर्म होती है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे वायुमंडल में जो गर्म हवाएं होती है वो वायुमंडल में फंस जाती है और वो स्पेस में यानी अंतरिक्ष में नहीं जा पाती है, इसीलिए हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र के ग्रह के जो घने CO2 का वातावरण है, जिसके कारण वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और इसी कारण CO2 की मात्रा वहाँ पे फंस जाती है उसके वायुमंडल में और ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे सूर्य का जो सतही जो तापमान है, जो सरफेस एरिया का टेम्परेचर है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ फार्मूला आपको रखना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², गतिज ऊर्जा बराबर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मास दिया हुआ है यानी द्रव्यमान दिया हुआ है और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो उसको हम पुट करेंगे तो आ जाएगा 375 यानी 375 जूल। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मानव तंत्रिका तंत्र का आंतरिक या बाह्य वातावरण से सूचनाएं संरचना के माध्यम से प्राप्त होती है। देखिए, जब भी हमें कोई छूता है या फिर कोई कीट हमारे शरीर पे चढ़ जाता है या फिर कीट काटता है, तो हमें ये अनुभव होता है कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो बाहर से या अंदर या फिर अंदर में कोई हलचल होता है तो उसको उसकी जो सूचनाएं हैं वो कैसे प्राप्त होती है, ये पूछ रहा है। तो एक्चुअली में सेंसरी रिसेप्टर होते हैं हमारे शरीर पे लगे हुए, संवेदी ग्राही जिसे बोलते हैं। तो वही जो सेंसरी रिसेप्टर होता है वातावरण में होने वाले जो भी परिवर्तन है उसको पहचानते हैं और तंत्रिक का यानी न्यूरॉन सेल के माध्यम से, न्यूरॉन सिंबल के माध्यम से हमारे शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप सबने पढ़ा होगा कि जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है ना, 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो वही हमने 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम को यहाँ पे फार्मूला में फिट बैठा दिया, तो हमारा आंसर हो गया 2 ओम, है ना। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और अगर श्रेणी क्रम में रहता तो R बराबर फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट और डॉट इन्फिनिटी, है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पादप जगत में उभयचर पौधे किस समूह को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पिछले बार ग्रुप डी में भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा। एक्चुअली में जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं ना, वो तो जमीन पर रहते हैं, लेकिन इन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की ज़रूरत होती है ना। तो इसलिए इन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। तो इन्हें कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, है ना, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकंड की समान चाल से चलने वाली वस्तु 5 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, दूरी बराबर चाल गुना समय लगाएंगे और 20 25 100 मीटर आंसर हो जाएगा। और हाँ, ऐसे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो मैं सारे उसी टाइप का करवा रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ चलते हैं। तो यहाँ देखिएगा, माइलिन शीथ ये 2 बार पूछा गया है, एक शिफ्ट के बाद अगले शिफ्ट में ही।
माइलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो माइलिन जो सीट है ना, एक्चुअली में आपने न्यूरॉन सिस्टम जो तंत्रिका तंत्र पढ़ा होगा, तो उसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स ये दो चीज़ें आपने देखा होगा। तो एक्सॉन को ढकना और तंत्रिका आवेग की गति को बढ़ाना, ये किसका काम है? माइलिन शीथ को। एक्चुअली माइलिन जो सीट होती है ना, वो चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण बना लेती है और तंत्रिका संकेतों को तेज संचरण में सहायता करती है ना। बेसिकली जो सिस्टम है उसको इन्फॉर्मेशन को जल्दी पहुंचाने का काम माइलिन शीथ का होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन से 18 ग्राम जल बनने की प्रक्रिया किस नियम की पुष्टि करता है? तो आपको पता होगा कि आपने ये पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जो द्रव्यमान होता है वो हमेशा नियत होता है, ये कम या ज़्यादा नहीं हो सकता, है ना। जब अभिक्रिया होता है तो आप उन्हें उस समय पढ़ा होगा, है ना। जो अभिकारक और उत्पाद होता है दोनों तरफ बराबर होता है द्रव्यमान में, तो उसी नियम को ये फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक्चुअली सनलाइट में मीथेन और क्लोरीन की अभिक्रिया करते हैं ना, तो जो हाइड्रोजन होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है, समझ गए। तो इस अभिक्रिया को हम लोग करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से है जो निकल जाता है, तो इसी कारण इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सूर्य के प्रकार की उपस्थिति में क्लोरीन मीथेन से हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 से 4 बार पूछा गया है। समान पदार्थ के एक लंबे और पतले तार X तथा एक छोटे और मोटे तार Y में किसका विद्युत प्रतिरोध अधिक होगा? तो देखिए, ध्यान से देखिए ये वाला फार्मूला, है ना। ये जो इस तरह से लिखा हुआ है, तो देखिए लेंथ ऊपर है, यानी लेंथ आप बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एरिया बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध घटेगा, है ना। नीचे है एरिया, मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो घटेगा, लेकिन लेंथ बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसमें क्या बोला था कि एक लंबे और पतले तार, तो लंबा और पतला तार कौन है? एक्स है ना, तो एक्स का प्रतिरोध अधिक होगा। सिंपल सी बात है, फार्मूला से ही आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में डूबी हुई पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? तो एक्चुअली में आपने प्रकाश का परावर्तन आपने पढ़ा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जो प्रकाश की किरणें होती है वो अभिलंब से दूर या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसा पढ़ा था ना। तो देखिए पानी जो होता है वो हवा से ज़्यादा आवर्तनांक होता है पानी का, तो उसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी तो ऊपर से छड़ी ऐसे दिखाई दे रहा होगा, है ना, पेंसिल, और नीचे मुड़ गई तो थोड़ा सा टेढ़ा तो दिखाई देगा ना। हमने पढ़ा है कि जो प्रकाश की किरणें टकरा कर हमारी आँखों तक आती है वही दिखाई देती है ना। तो उसी कारण यहाँ पे जो है प्रकाश की जो की बर्तन है, उसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन की कोशिका काय से निकलने वाली छोटे शाखित तंतुओं को क्या कहा जाता है? तो न्यूरॉन की कोशिका काय से जो छोटे छोटे तंतु निकलता है उसको डेंड्राइट बोलते हैं। और डेंड्राइट क्या करता है? डेंड्राइट जो होता है दूसरे न्यूरॉन को रिसेप्टर से संदेश प्राप्त करके न्यूरॉन की सेल बॉडी तक पहुंचाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो आपने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा, तो उसमें सेल के एल एम एन ऐसे पढ़ते हैं। तो एल नंबर का सेल कितना नंबर का सेल होता है? दूसरा नंबर का ना। तो यहाँ पे फार्मूला में 2n² जो फार्मूला होता है उसमें n की जगह पर 2 रखोगे तो आपका कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज वायर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एक्चुअली में जो घरेलू विद्युत परिपथ में हम लोग फ्यूज लगाते हैं वो 2 कारण से लगाते हैं, अत्यधिक धारा और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक्चुअली में जब शॉर्ट सर्किट होता है तो जो परिपथ होता है उसमें एकाएक करंट बढ़ जाता है, मतलब विद्युत का वोल्टेज जो होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या हो जाता है? गल जाता है, या फिर कह सकते हैं पिघल जाता है। और पिघलने के कारण जो हाई वोल्टेज हो गया था, बढ़ गया था, वो दूसरे उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। अगर वो नहीं पिघलेगा तो परिपथ बंद ही रहेगा ना, और जो उपकरण लगे हुए हैं वो खराब हो जाएगा।
तो हम लोग विद्युत परिपथ जो घरेलू में फ्यूज वायर लगाते हैं, उसका मेन काम यही होता है कि अत्यधिक धारा जैसे ही बहेगा तो उसको पिघल जाना और विद्युत परिपथ को बंद कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः केवल 3 या 4 पोषी स्तर क्यों होते हैं? देखिए, एक्चुअली आपने पढ़ा होगा खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक स्तर होता है, द्वितीय स्तर होता है वो, है ना? आपने ये सब पढ़ा होगा। तो उसमें एक ट्रॉपिक यानी एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। मतलब कि एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक पर जब जाता है ना, तो 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए यहाँ पे समझिए कि जो है प्राथमिक स्तर है, ये द्वितीय स्तर है, ये तृतीय स्तर है। ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी 10% जाएगा और यहाँ पे बचेगा फिर से आगे 10% जाएगा। तो इस तरह जो ट्रॉपिक लेवल तक केवल 10% एनर्जी ही जाता है। और सीरियल में पूछा हुआ है कि इस नियम को किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या जेड के बीच क्या संबंध है? तो सिंपल सी बात है, द्रव्यमान संख्या जो ए है और परमाणु क्रमांक जेड है, इसके बीच अंतर ये है कि द्रव्यमान संख्या जो होता है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के होता है। मतलब प्रोटॉन की नंबर और न्यूट्रॉन की नंबर हम जोड़ते हैं, तभी हमारा द्रव्यमान संख्या बनता है। तो एक्चुअली में ए हमेशा बड़ा होगा जेड से ना, ए के केस में बराबर भी होगा। किसमें? हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होते हैं, कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है ना? आपको पता होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जेड। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मशीन की शक्ति 10 वाट है तो इसका क्या अर्थ है? तो अगर किसी मशीन की शक्ति 10 वाट है, इसका मतलब है कि 10 जूल प्रति सेकंड वो एनर्जी ले रहा है, मतलब एनर्जी खा रहा है, ऐसे कहिए। जैसे कि आपको पता होगा फॉर्मूला, पावर बराबर वर्क बटा टाइम होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड। तो अगर आपसे पूछेगा कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि शक्ति का मात्रक क्या होता है ना? तो आप क्या कहेंगे? बताइए, यहीं पे तो आपको दिख रहा है, वाट कहिए या फिर जूल पर सेकंड कहिए, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि लाल शैवाल को वनस्पति विज्ञान के वर्गीकरण में किस वर्ग में रखा जाता है? तो लाल शैवाल रेडोफाइकी है ना। देखिए, ये जो रोडो है ना, RHODO, ये जो रूट है ना, इसका मतलब ही होता है रेड। और सीजीएल में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, बहुतों बार पूछा गया है, तो ये भी याद रखिएगा। लाल शैवाल तो रोडोफाइकी, हरे शैवाल तो क्लोरोफाइकी, और भूरे शैवाल को फायोकोफाइकी होगा। ये तीनों याद रखिएगा, पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को छोड़कर एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज को जो तोड़कर एटीपी में बनता है, वो आपको पता होगा सेलुलर रिस्पायरेशन में होता है, कोशिकीय श्वसन में होता है ना? तो इसका आंसर होगा सेलुलर रिस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। लौंग के तेल की गंध अम्लीय विलयन में बनी रहती है, लेकिन क्षारीय विलयन में गायब हो जाती है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जैसे लौंग का तेल हो गया, है ना? तो ये क्या होता है? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, प्याज हो गया जैसे में, है ना? तो ये सब चीज़ें अम्ल में जाने पर इसकी गंध बनी रहती है। जो लौंग का तेल होता है, वो अम्ल में जाने पर इसकी गंध वैसे ही रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम में जाएगा तो इसका गंध समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब कि एक्स और वाई क्रमशः क्या है, ये पूछा है ना? तो देखिए, एक्स में क्या होता था? एक्स में गायब नहीं होता था, तो एक्स अम्ल था और वाई क्षार था। ठीक है, ऐसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसी सतह से ऊपर उठाई गई वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा किन कारकों पर निर्भर करती है? तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी बराबर फार्मूला ही होता है mgh। तो यही पूछना है ना कि जो गुरुत्वीय स्थैतिक ऊर्जा है वो किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो जब फार्मूला में ये लिखा हुआ mgh, तो जी तो कभी बदलेगा नहीं, है ना? जी तो जनरली सामान्य ही रहेगा, लेकिन एम है मास से जो द्रव्यमान बदलेगा। ऊंचाई जितना ऊंचा ले जाएंगे उतना ज़्यादा ऊर्जा उसका बढ़ते रहेगा, स्थितिक ऊर्जा। तो यहाँ पे आंसर होगा द्रव्यमान और ऊंचाई के कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डालने पर वह लाल भूरी क्यों हो जाती है? तो देखिए, लोहे के कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो जो कॉपर सल्फेट होता है ना,
यहाँ से जो कॉपर है ये विस्थापित हो जाता है फेरस के साथ और बन जाता है फेरस सल्फेट, और कॉपर अलग से जाकर डिपॉजिट हो जाता है कील पर। तो जैसे ही डिपॉजिट होगा तो लाल और भूरा दिखाई देगा, जो जमा हुआ कॉपर का जो पार्टिकल होगा वो लाल और भूरा दिखाई देगा। अब यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर को डिस्प्लेस करके फेरस आया, तो इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, ये भी पूछा है। तो याद रखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सब याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस में लिखे ना, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण के बाईं तरफ होगा ना फोकस, तो बाईं तरफ क्या होता है माइनस, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब जब अवतल दर्पण में बनेगा तो वो भी बाईं तरफ ही बनेगा, तो वो भी -15 लेंगे। तो आवर्धन पूछा है, तो आवर्धन बराबर फार्मूला क्या होता है, -v/u होता है, प्रतिबिंब की दूरी और बटा वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे जैसे आप फार्मूला में पुट करोगे तो यहाँ पे आंसर होगा 0.5, है ना। तो आप सबको तो पुट करने आता ही होगा फार्मूला में, है ना, इतना कैलकुलेशन। पादप जगत के किस समूह में वास्तविक जड़, तना, पत्तियां और संवहन ऊतक विकसित हुए। तो एक्चुअली में जब पादप जगत में आप पढ़िएगा तो टेरिडोफाइटा से ही असली जड़, तना, पत्तियों का विकसित हुआ, या फिर आप कह लीजिए वस्कुलर जो टिश्यू है यहाँ से ही विकसित हुए हैं, है ना। तो टेरिडोफाइटा इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आएगा ना तो नीचे कमेंट करिएगा कि इस तरीके का और लाइए, या फिर और डिटेल में समझाइए तो डिटेल में भी समझा दूंगा, ठीक है। अभी हम वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी गति स्थिर रहती है और कौन सी बदलती रहती है। अगर आप ग्रुप डी का स्टूडेंट है ना रेलवे के, तो ये 25 नंबर क्वेश्चन आपको हर हालत में आता ही होगा, क्योंकि ये कितनी बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन 10 से 15 बार भी पूछा पिछले एग्जाम में सब मिलाकर, बहुतों बार, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। तो आज से ना गांठ बांध के याद कर लीजिए कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, है ना, मतलब एक समान वृत्तीय गति होगा, तो सब कुछ अस्थिर रहेगा लेकिन वेग की दिशा बदलती रहेगी, ठीक है। वेग की दिशा, क्योंकि जब कोई सर्किल में कोई चीज़ घूमता रहेगा तो स्पीड तो ठीक ही रहेगा, है ना। इसमें खाली हर बार ये जो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है ना, बार बार जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है जिसके कारण वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, यानी वेग की दिशा बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, सिर्फ वेलोसिटी यानी वेग बदलेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु अम्ल के साथ समानतः अभिक्रिया नहीं करती। तो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया सोना नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सोना किसके साथ अभिक्रिया करके खत्म हो जाता है, कहें तो गल जाता है। तो एक्वा रेजिया आपने पढ़ा होगा, तो एक्वा रेजिया के साथ, और एक्वा रेजिया में कौन कौन अम्ल मिला होता है और किस अनुपात में मिला होता है, ये नीचे कमेंट करिएगा, पूछा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे लिखा हुआ डेंड्राइट से प्राप्त होने वाली संदेश आगे किस भाग में जाती है। तो डेंड्राइट से एक्सॉन में जाती है। जब अपने नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन सेल होगा, तंत्रिका कोशिका आपने पढ़ा होगा, तो उसका डायग्राम में ही आपने देखा होगा कि डेंड्राइट से एक्सॉन में जाकर मिलती है ना। तो ये आपको ऐसे भी याद होगा। 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलने वाली वस्तु 8 सेकेंड तक चले तो कितनी दूरी तय करेगी। देखा, ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लगभग हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये तो आपको पता होगा, दूरी बराबर चाल गुना समय, इसमें कुछ है ही नहीं, बस मैं आपको दिखाने के लिए क्वेश्चन रख लिया हूँ। अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी को समायोजित करने की आँख के लेंस की क्षमता क्या कहलाती है। तो देखिए, जैसे आप धूप में थे और डायरेक्ट आ गए आप अंधेरा में, यानी रूम में आ गए, तो देखते हैं कुछ समय आपको नज़र नहीं आता, धुंधला धुंधला नज़र आता है। मतलब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी सामंजस्य जो क्षमता है आँख की, वो अभी फिक्स नहीं हुई, तो इसीलिए थोड़ी देर लगता है। तो वही कह रहा है कि फोकस दूरी को समायोजित करती है आँख की लेंस, उस क्षमता को क्या कहते हैं, तो उस क्षमता को कहते हैं सामंजन क्षमता, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में मौजूद छोटे कण सूर्य के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रकीर्णन करते हैं। तो इसका आंसर होगा नीला प्रकाश, तभी तो आकाश नीला दिखाई देता है।
देखिए, जो हमारा जो सनलाइट होता है ना, इसमें 7 रंग होते हैं। आपको पता होगा, अभी भी गौर से हमने याद किया है। बैजान्य बैजान्याह पिनाला, है ना हिंदी में। तो जो नीला जो प्रकाश होता है ना, उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, मतलब उसका जो छितराव होता है ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण पूरे आकाश में नीला-नीला रंग दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रकीर्णन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और आपको बताना है, चलिए बता ही देता हूँ, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना? इसी कारण खतरा का निशान लाल रंग का होता है, ठीक है? ये सब याद रखना है। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी स्थिर रखते हुए चंद्रमा का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर दोगुना करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाएगा, तिगुना करेंगे तो तेगुना हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला में ही है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 r/r²। ठीक है, यानी जैसे मास को देंगे ना, द्रव्यमान को दोगुना करेंगे तो दोगुना हो जाएगा, तिगुना करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, अगर 3 गुना करेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना कम हो जाएगा, मतलब 1/9 गुना हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए फार्मूला में त्रिज्या नीचे है, r नीचे है और r का स्क्वायर है, तो 1/9 गुना होगा ना, 3 गुना करेंगे तो, ठीक है? ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है, पानी में उगने वाले वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, पादप जगत के किस समूह में आते हैं? तो आप लोग जब पादप जगत पढ़े होंगे, उसी में पहले ही पढ़ाया जाता है थैलाफाइटा के बारे में। तो जो थैलोफाइटा होता है, उसमें क्या होता है ना कि शरीर, जड़, तना, पत्ती वो विभाजित नहीं होता, एक ही में होता है, तो उसको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। और एलगी जो शैवाल है, इसका प्रमुख उदाहरण है, और हमने आसपास देखा भी एलगी। निम्नलिखित में कौन सा एपिथेलियल ऊतक का कार्य नहीं है? देखिए, ये बात याद रखिएगा, ये जो एपिथेलियल जो टिश्यू होता है ना, वो हमारे शरीर में सुरक्षा, अवशोषण और स्राव जैसे कार्य करता है। अगर आपको पूछे कि रक्त का फिल्ट्रेशन कौन करता है, तो उसका आंसर होगा किडनी, ना कि हृदय। एक बार पूछा गया था कि रक्त को साफ करने में कौन मदद करता है, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें हृदय भी था और किडनी भी था। बहुत से बच्चों ने हृदय लगा दिया, जबकि हृदय रक्त को पंप करता है ना? ब्लड को पंप करने का काम है हृदय को, लेकिन खून को साफ करने का काम है किडनी में, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरणों में फ्यूज बार किस गुण के कारण सुरक्षा प्रदान करते हैं? तो आपने देखा, 3-4 शिफ्ट से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है, और देख रहे हैं दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, है ना? तो मैंने आपको वही बताया था ना कि कम गलनांक के कारण फ्यूज वायर यूज करते हैं, कि जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा, परिपथ में विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़ेगा और ये फ्यूज गल जाएगा, पिघल जाएगा, तो हमारी जो सर्किट है वो टूट जाएगी, यानी विद्युत धारा बंद हो जाएगा और हमारा जो सुरक्षित जो उपकरण है वो सुरक्षित रह पाएगा। तो ये वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। अल्ट्रासोनिक तरंगें धातुओं को, अशुद्धियों को कैसे साफ करती है? तो एक कैविटेशन प्रोसेस होता है, कैविटेशन प्रोसेस के कारण जो अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं, वो धातुओं की अशुद्धियों को साफ कर देती है। एक्चुअली में होता क्या कि अल्ट्रासोनिक जो वेव होता है ना, वो सूक्ष्म बुलबुले बनाता है और तेजी से टूटता है, जिसके कारण उत्पन्न जो प्रभाव जो होता है, धातु की सतह से जो चिपकी हुई गंध होती है ना, गंदगी, उस अशुद्धियों को हटाने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमने टॉप 35 क्वेश्चन देखा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करके, शेयर करके नीचे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको हर दिन साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा।